क्या पढ़ रहे थे? चलिए ठीक है, आगे ध्यान दीजिएगा। उसमें आप लोग जो है संवेग संरक्षण का नियम भी पढ़े थे और एक डेरिवेशन पढ़े थे। क्या था? यदि दो अथवा अधिक पिंडों के समुदाय पर कोई बाह्य बल कार्य ना करे तो समुदाय का संयुक्त संवेग क्या रहेगा? नियत रहेगा। ठीक है, इतनी बात कंफर्म है। लेकिन कल जो डेरिवेशन बताया गया था उस डेरिवेशन में हम लोग ये क्लियर किए थे कि जब कोई पिंड, ध्यान दीजिएगा, जब कोई पिंड जो है अलग अलग, एक बार ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं ये इसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान क्या है? m2 है। ये मान लेते हैं कि इसका वेग प्रारंभ में u1 था, इसका कितना है? u2। इसका u2 है, इसका कितना बाबू? u1 है। इतना कंफर्म। आगे चल के ये, यहां ध्यान दीजिए, आगे चल के ये संघट्ट करता है। संघट्ट का मतलब टकरा जाता है। आगे चल के क्या होता है बाबू? संघट्ट करता है, जिसका द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है, और दोनों ध्यान दीजिएगा जब टकराएंगे तो इसका मतलब है कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए ये पीछे हो जाएगा और ये इसके वेग से चलना स्टार्ट कर देगा। और हमने ये भी बताया था कि ये जो है फिर क्या होता है कि ये पिंड आराम से अंतिम वेग अर्थात v1 और v2 से चलना प्रारंभ कर देगा। कब? टक्कर के बाद। टक्कर के बाद क्या हुआ? उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप वेक्टर लगाओ या ना लगाओ। वेक्टर तो तब बताया जाता है कि हाँ, जब आपको ये ना मालूम रहे कि ये सदिश राशि है। क्योंकि सदिश राशि आपको पता चल गया ना, तो फिजिक्स में आप कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप रटोगे उसको। आपको ये पता है कौन सदिश है कौन अदिश है, वेक्टर लगा रहे या ना लगा रहे। आप बच्चों की तरह यदि रटोगे कि कक्षा 6 की तरह कि हाँ भैया यहाँ ब्रैकेट लगा है कि नहीं लगा है, वी पर वेक्टर लगा है कि नहीं, आज कल लगा क्यों, आज क्यों नहीं लगा वेक्टर, आज क्यों नहीं लगा, कल तो आप लगाए थे सर जी। ये सब अब धीरे धीरे जो है आप मेच्योरिटी की तरफ बढ़िए। ठीक, आप जिस राशि को आप जानते हैं कि ये सदिश राशि है, तो इसका मतलब नहीं कि वो लिखते समय यदि वेक्टर नहीं लगा है तो इसका मतलब वो अदिश बन गया, क्योंकि जो है सदिश वो सदिश रहेगा। ठीक, वो तो जब वेक्टर हम पढ़ा रहे थे उसके लिए ये बता रहे थे कि जिस राशि पर यहाँ वेक्टर का निशान लग जाए वो सदिश राशि है। लेकिन अब नहीं कि हर चैप्टर में हम जो है यदि राशि सदिश आ जाए तो हमेशा वेक्टर ही लगाए। कंफर्म हो गया? चलिए, हमने कल बताया कि ये दो पिंड हैं, दोनों पिंड जो है क्या कर रहे हैं बाबू? गति कर रहे हैं। यदि समान गति करेंगे, ध्यान दीजिएगा, तो टकराना संभव नहीं है। एक चीज ये भी ध्यान देना, क्योंकि इसका वेग कहीं ना कहीं ज्यादा होगा, इसका वेग कम होगा। अर्थात हम यहां से ये कह सकते हैं कि u1 ग्रेटर देन u2, u1 ग्रेटर देन बाबू u2 होगा। अर्थात इसका मतलब यार ये भी तो है, जब u1 का प्रारंभिक वेग इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो निश्चित रूप से यदि एक ही दिशा में चल रहे हैं, ये एक ही दिशा में चल रहा है, तो 100% है कहीं ना कहीं जाके टकराएंगे, जरूर टकराएंगे ना। जब ये देखिए कुछ समय बाद ये पिंड इसको क्या दिया? टक्कर। ठीक, तो अब क्या इसके बल से ये गतिमान हुआ और इसके बल से ये क्या हुआ? पीछे की तरफ गतिमान हो जाएगा। क्योंकि आप वैसे व्यवहारिक में जानते हैं कि अचानक कोई व्यक्ति मान लीजिए बहुत 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, आप 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहे हैं, और अचानक आप जाके किससे टकराते हैं? 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग वाले व्यक्ति से। तो 5 मीटर प्रति सेकंड का जो वेग है उसका, 5 मीटर प्रति सेकंड का जो वेग है, उस 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से आपको क्या देगा? धक्का देगा।
इसका मतलब आपका जो वेग 10 मीटर प्रति सेकंड था, अब कितना बचा होगा? 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग बचा होगा। कंफर्म हो रहा है ना? इसका मतलब यह है कि अब आपके गति में अवरोध आया, आप उतनी समय पीछे की तरफ गति हो जाएगी आपकी, अर्थात लेकिन आप जो 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहे थे वो 5 मीटर प्रति सेकंड के वेग से जा रहा था, तो आपका जो 5 मीटर प्रति सेकंड का वेग बचा हुआ फादिल है ना, काफी है ना, तो वो जाके उतना मीटर प्रति सेकंड वेग किसको दे देंगे? आगे वाले को दे देंगे ना। तो ऐसा सिचुएशन होने के बाद थोड़ी समय बाद फिर जो है अंतिम वेग अर्थात आगे वाला पिंड अंतिम वेग v2 वेग से जाना स्टार्ट कर देगा, और जो है पहला वाला द्रव्यमान या पिंड या वस्तु v1 वेग से चलना प्रारंभ कर देगा। ये चीज कंफर्म हो गया। हाँ, अब कोई ये कहे कि अब देखिए तुम लोग अभी ये भी सोच सकते हो जब तक मेच्योरिटी नहीं होता, जैसे यहाँ टकराया, इसके बाद कोई ये सोच रहा होगा सर जी तब तो जो है आगे जाके भी टकराई जाए। क्यों भाई, ये तो ऐसा तो सोच ही सकते हो भैया, आगे टकराई जाए, फिर इसका मतलब यही कंडीशन फिर बनेगा और क्या होगा। लेकिन अब यही नहीं कि बार बार जो है आप उसको देखेंगे, ठीक है। देखने का मतलब यहां से केवल आपको देखना है, ठीक, आगे क्या हो रहा है उसके लिए अलग कंडीशन होना चाहिए तब। लेकिन यहां आपको समझ में आया, इस पे हमने ये देखा कि ये कंफर्म जो है कैसे कब क्या होता है। कल हमने ये डेरिवेशन आपको क्या किया, बता दिया। चलिए अब हेडिंग डालिएगा। हेडिंग डालिएगा बाबू। देखिए किसी पिंड का लिफ्ट में भार, किसी पिंड का लिफ्ट में भार, यार रुक जाओ यार, इसके पहले ना अभी तृतीय नियम का डेरिवेशन नहीं किया गया होगा, न्यूटन का तृतीय नियम का डेरिवेशन नहीं किया गया होगा। तो आप लोग ऐसा हेडिंग डाल दीजिए पहले, संवेग संरक्षण के नियम से क्या हुआ, हेडिंग डालो संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की, हेडिंग डालिए संवेग संरक्षण के नियम से न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति, न्यूटन के तृतीय नियम की उत्पत्ति। ठीक बाबू जी सर, होगो ध्यान दे, हेडिंग डाल दिए ना जी सर। चलिए अब यहां ध्यान दीजिए, आप तृतीय नियम क्या जानते हैं, न्यूटन का तृतीय नियम क्या जानते थे यार, इतनी जल्दी भूल गए क्या? चलिए क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, क्रिया बल बराबर प्रतिक्रिया बल, इसको समझाते हैं, यहां ध्यान दीजिएगा। इसका मतलब है जैसे मान लीजिए इस दिशा में वेक्टर F12 बल लग रहा है, मतलब पहले पिंड के कारण दूसरे पिंड पर लगा बल। F12 मतलब समझ रहे हो ना, 12 मतलब क्या है, पहले पिंड के कारण दूसरे पिंड पर लगा बल। फिर यदि हम यहां से ये कह दें, ये देखिए अब ध्यान दीजिएगा, अब जो है ये वेक्टर F21 है वो भी माइनस में, ऐसे लिख दिया जाए। एक सेकंड के लिए इधर देखो, यदि ऐसे लिख दिया जाएगा तो इसका मतलब ये है कि दूसरे पिंड के कारण पहले पिंड पर लगा बल, दूसरे पिंड के कारण पहले पिंड पर लगा बल, दिशा चेंज हो गया, दिशा क्या हो गया, चेंज हो गया। क्योंकि यार ये बताओ, ये पिंड है और ये पिंड है,
ये, ठीक। तो अब ये टक्कर दिया इसको ना, हाँ, और ये टक्कर देगा, ये थोड़ी देर के लिए इधर गतिमान हो जाएगा मान लीजिए, तो इस पर लगा बल वेक्टर F, ध्यान दीजिए ये 2-1 होगा और ये वेक्टर F12 हो जाएगा। मतलब दूसरे के कारण पहले पर लगा बल और पहले के कारण दूसरे पर लगा बल। तो इसका मतलब ये इसको टक्कर दिया, ये इसको टक्कर देगा, देगा कि नहीं देगा? अरे भाई जिस समय ये टकराएगा उस समय जो अवरोध इसके साथ मतलब जितने किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये जा रहा है, यदि ये उससे ज्यादा जा रहा होगा तो जो ज्यादा जितना ज्यादा होगा उतने से धक्का दे देगा, जितना ये कम होगा उतने से ये पीछे की तरफ इसको धक्का दे देगा, देगा कि नहीं देगा? तो इसका मतलब ये है कि ये किसमें लिख दिए, यदि माइनस में, तो माइनस में लिख दिए तो इसका मतलब वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21, माइनस वेक्टर F21। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब आपका यही निकलता है कि वेक्टर F12 बराबर हो जाएगा माइनस वेक्टर F21। इसका अर्थ यही निकलेगा कि प्रत्येक क्रियाबल के बराबर, प्रत्येक क्रियाबल के बराबर क्या लगता है बाबू? प्रतिक्रिया बल लगता है। प्रत्येक क्रिया बल के बराबर क्या लगता है? प्रतिक्रिया बल लगता है। ये चीज कंफर्म हो गया? ठीक, आगे ध्यान दीजिए। इसमें पहले लिखिएगा, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराते समय, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराते समय वे एक दूसरे पर, जब दो पिंड आपस में टकराते हैं तो टकराते समय वे एक दूसरे पर बल लगाते हैं। क्यों? टकराते समय वे एक दूसरे पर क्या लगाते हैं बाबू? बल लगाते हैं। आगे लिखिए, माना कि पहले पिंड पर आरोपित बल, माना कि पहले पिंड पर आरोपित बल वेक्टर F12 आरोपित बल वेक्टर F12 लिखना जानते हो अब ना? 12 कैसे लिखेंगे? आगे लिखिएगा, तथा दूसरे पर वेक्टर F21, दूसरे पर वेक्टर F21, दूसरे पर वेक्टर F21 है। उसके नीचे लिखिए, माना कि इन बलों के कारण, माना कि इन बलों के कारण, माना कि इन बलों के कारण पहले पिंड में संवेग परिवर्तन, इन बलों के कारण पहले पिंड में संवेग परिवर्तन, पहले पिंड में संवेग परिवर्तन डेल्टा P1, वेक्टर डेल्टा P1 तथा दूसरे में डेल्टा वेक्टर P2 है। पहले में क्या बाबू? डेल्टा वेक्टर P1, डेल्टा वेक्टर P2 है। दूसरे में क्या है? डेल्टा वेक्टर P2 है बाबू। आगे लिखिए, यदि दोनों पिंड, लिखो बहनी, यदि दोनों पिंड स्मॉल t समय अंतराल तक, यदि दोनों पिंड स्मॉल t समय अंतराल तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, कितने समय तक बाबू? t समय अंतराल,
ठीक टी समांतराल तक एक दूसरे के संपर्क में रहते हैं, तब आवेग बराबर संवेग, आवेग बराबर, ध्यान दीजिएगा, संवेग परिवर्तन, संवेग परिवर्तन, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसका मतलब यह है आवेग, ध्यान दीजिएगा। अब इधर देखिए, हम लिखेंगे क्या, वेक्टर F12 इंटू डेल्टा टी, समांतराल तो यही है, ये बराबर होगा संवेग परिवर्तन कितना है, इतना ना, डेल्टा P1। अब वेक्टर लगा ही है, उसमें कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होना चाहिए। तथा ये बताओ, यदि हम आपसे पूछ लें वेक्टर F21 डेल्टा क्या बाबू, टी बराबर कितना आएगा, डेल्टा, कोई प्रॉब्लम? तो ये देखिए, आवेग बराबर संवेग परिवर्तन, अर्थात वेक्टर F12 डेल्टा टी ये आवेग है। इधर देखो बाबू, हे गुरुचरण, वेक्टर F12 डेल्टा टी बराबर क्या है, ये आवेग है, और संवेग में परिवर्तन, वैसे भी संवेग आप जानते हैं, पी से डिनोट करते हो, संवेग परिवर्तन डेल्टा ही तो परिवर्तन बताएगा, डेल्टा क्या बताएगा, परिवर्तन बताएगा। तो डेल्टा वेक्टर P1 हो गया। फिर बाबू आवेग आपका वेक्टर F21 डेल्टा टी बराबर डेल्टा वेक्टर P2। ठीक भैया, रितेश पांडे, जिला स्तर तक सही बा। चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, अब ये कंफर्म हो गया, ये इतना लिख लीजिए। हो गया बाबू, तोरे लौकात बा ना, कोई दिक्कत नहीं। क्या ये सब भाषाएं जो है कोई नहीं जानता? अरे कोई प्रॉब्लम नहीं यार, पढ़ने वाले सब समझदार होता है, और ये जो इसको, इस वीडियो को पढ़ेगा भी, वो तो ओवर कॉन्फिडेंस में रहेगा, समझदार रहेगा, बहुत ज्यादा समझदार रहेगा। ठीक, चलिए बहरहाल घटनाएं सबके साथ घटती है ना, तो यार सबको पता है सब कुछ। चलिए, ए मनोरंजन बाबू, इधर देखो, नीचे लिखिए, टकराते समय दोनों पिंड, टकराते समय दोनों पिंड एक ही संयुक्त पिंड के, टकराते समय दोनों पिंड एक ही संयुक्त पिंड के दो भाग माने जा सकते हैं। लिखिएगा, टकराते समय दोनों पिंड एक ही संयुक्त, टकराते समय दोनों पिंड एक ही संयुक्त पिंड के दो भाग, कितने भाग बाबू, दो भाग माने जा सकते हैं, तथा इस संयुक्त पिंड पर कोई बाह्य बल, तथा इस संयुक्त पिंड पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, कोई बाह्य बल नहीं लग रहा है, अतः न्यूटन के दूसरे नियम से, अतः न्यूटन के दूसरे नियम से उसके नीचे लिखिए, संयुक्त पिंड के संवेग में, संयुक्त पिंड के संवेग में, संयुक्त पिंड के संवेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, संयुक्त पिंड के संवेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कंफर्म इतना? इसका मतलब हमारा ये किसके बराबर हो जाएगा, दोनों पिंड के लिए जो संवेग में परिवर्तन, हमने क्या कहा कि
संवेग में परिवर्तन नहीं होना चाहिए, अर्थात हम क्या लिख सकते हैं बाबू, अर्थात लिख सकते हैं डेल्टा P1 वेक्टर लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, बराबर क्या 0। दोनों का वैल्यू बोलो, वेक्टर F1 टू डेल्टा T प्लस बोला भैया वेक्टर F2 1 डेल्टा T इक्वल कितना बाबू 0। कन्फर्म। चलिए विवेक आगे ध्यान दीजिए, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, अब हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं, बात वही है बाबू, कोई प्रॉब्लम नहीं, उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 2 1 डेल्टा T, ये इससे कैंसिल होगा, वेक्टर F12 बराबर माइनस वेक्टर F21। अब तो आपको ये कंफर्म हो गया प्रत्येक क्रिया बल के बराबर क्या लगेगा, प्रतिक्रिया बल, क्योंकि आप देख रहे हैं कि बल जो इसके बराबर आ रहा है क्या लग के माइनस, मतलब दिशा चेंज हो रही है ना, जितना बल लगाएगा दूसरा भी उतने बल लगाएगा, पर इसकी दिशा और इसकी दिशा दोनों एक दूसरे के विपरीत हुए। ये छाप लीजिए, छापो बाबू। चलिए हो गया ना, शैलेश कंफर्म हुआ। हमने ये आपको प्रूफ करके दिखा दिया कि न्यूटन का तृतीय नियम जो है, अर्थात क्रिया बल के बराबर क्या प्रतिक्रिया बल, समझ में आया। चलिए तो फुग्गू भैया पर डे आओ, चलिए यहां ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे लिख देना अर्थात पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा, इसका अर्थ क्या निकल रहा है बाबू, देखिए अर्थात पहले पिंड पर दूसरे, अर्थात पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा लगाया गया बल, लगाया गया बल दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगाए गए बल, अर्थात पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा लगाया गया बल, ठीक बाबू, बल दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगाए गए बल के, लगाए गए बल के बराबर है, लगाए गए बल के क्या बाबू बराबर है, गुरुचरण हुई, बल के क्या है बराबर है तथा विपरीत दिशा में है, क्यों माइनस तो बता रहा है ना, आगे लिख देना विपरीत दिशा में है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है, यही न्यूटन का, रमन एक बात दोबारा सुनिए, पहले पिंड पर दूसरे पिंड द्वारा लगाया गया बल दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगाए गए बल के बराबर है तथा विपरीत दिशा में है। दोबारा सुनिए, दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लिखो, दूसरे पिंड पर पहले पिंड द्वारा लगाए गए बल के बराबर है, क्या बाबू बराबर है तथा विपरीत दिशा में है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है, यही न्यूटन का तृतीय नियम है। तो ये प्रूफ हो गया ना, यदि अच्छे से समझ में आया